नमस्कार बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं यह सबसे कठिन समय नहीं है, जया जादवानी की कविता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जया जादवानी की कविता। तो अब समझते हैं अपन इसके पद्यांशों को। हमारा पहला पद्यांश है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। या झड़ती से मतलब गिरती और थामना मतलब सहारा देना। क्या होता है बच्चों, क्या कह रही कवियत्री इस पद्यांश में कि कवियत्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में उदाहरण देती हुई कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती है। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। होता है ना मनुष्य के साथ में भी, अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है या वो निराश हो जाता है तो कोई न कोई व्यक्ति उसका सहारा दे के रूप में सामने आ ही जाता है ना। चाहे वो हमारा मित्र हो, रिश्तेदार हो, है ना। कोई भी सज्जन व्यक्ति जो है वह किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। तो आगे देखिए, वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग पर भी लाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब आगे है अब अपना दूसरा पद्यांश। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य से मतलब जहाँ जाना हो, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से मतलब इंतजार। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो अब इसका अर्थ देखें। कवियत्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का इंतजार कर उनके प्रियजन कर रहे हैं। वे उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ, अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ना चाहिए, है ना। अब है हमारा अगला पद्यांश इस कविता का। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। सदियों से मतलब कई सालों का समय, और तमाम मतलब बहुत से, अंतरिक्ष या आकाश से मतलब है। आप इसका भाव देखिए कविता का, क्या कहना चाह रही। कवियत्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए
कुछ मारे गए तथा जो लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपकी ये कविता? मैं इसका एक साथ जो पूरा सारांश है वो सुन लीजिए आप छोटे रूप में। इस कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि यह मतलब वर्तमान सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आशान्वित करने वाले अनेक कारक हैं। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा प्रश्न अभ्यास। कविता से हमारा पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए उत्तर। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री ने जो है ये तर्क प्रस्तुत किए। सुने, पहला, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। दूसरा है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। तीसरा तर्क है, स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है। फिर, कोई किसी का इंतज़ार करते हुए चिंतित हो रहा है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। अगला तर्क, दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती है। ठीक है बेटा, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए, सुने आप। उत्तर, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह इन तिनकों से अपना नीड़ बनाना चाहती है। इन तिनकों से वह अपने परिवार तथा आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी ताकि वह और उसका परिवार चैन से रह सके। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाई हैं और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो सुनना। उत्तर, अभी भी के प्रयोग से बनाए गए 3 वाक्य। यहाँ पिछले सप्ताह से बर्फ पड़नी शुरू हुई और अभी भी जारी है। दूसरा, नशीली दवाएं लेना छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। तीसरा है, उचित समूह का रक्त देकर मरीज की जान अभी भी बचाई जा सकती है। सुना? अब देखो, हाँ, इन वाक्यों में लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो अब है हमारा चौथा प्रश्न। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। देखिए, नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर सुनना। नहीं और अभी भी के साथ प्रयोग करने से बने वाक्य। पहला देखो, यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है इसलिए लड़कियाँ अभी भी पढ़ने शहर जा रही है। तो क्या है यहाँ पे? निरंतर का भाव है। दूसरा है, अतिथि अब तक नहीं आए हैं, लगता है उनके आने में अभी भी समय लगेगा। यहाँ पे क्या है? प्रतीक्षा का भाव है। तीसरा है, जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई तथा सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली है। तो यहाँ पर क्या है? निराशा के भाव है। अब बेटा कविता से आगे के प्रश्न हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, लिखना आपको है, ठीक है, क्योंकि ये मन से लिखने वाली बातें हैं। प्रश्न था, घर के बूढ़े बड़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में जीतने का संदेश हो।
बेटा देखो, जीवन में आपको भी आपके नाना दादा और घर वालों ने या किसी और से भी सुनी होगी। ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन में उनके बचपन में या जवानी में संघर्ष किया है और उसके बाद सफलता प्राप्त की। तो सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आपके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का है। उन्हें बचपन में, जो बहुत गरीब परिवार में उनका बचपन बीता और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद देखो कहाँ तक वो देश के भारत रत्न तो हुई, श्रेष्ठ पद, राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण है। साहित्य में हम कालिदास का कह सकते हैं, तुलसीदास का कह सकते हैं, जिन्होंने जो है जीवन में पहले क्या से क्या बन गए आखिरी में, है ना। तो संघर्ष कर कर ऐसी अनेक लोगों ने जो सफलताएं प्राप्त की है। आपको जिसकी याद है या आपने जिसकी सुनी है उसको आपको लिखना है। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है इसी से, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार से लिखिए। अपने विचार है, देखो घर पे प्रतीक्षा कौन कौन कर सकता है? माता पिता करते हैं, है ना, अपने मित्र भी करते हैं, बड़े हैं, घर जो है जो आपका इंतज़ार, जो आपसे प्यार करते हैं वे लोग आपका इंतज़ार करते हैं। तो मैं सुन लीजिए आप, वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा मुझसे विशेष अपनत्व तथा लगाव रखते हैं। ठीक है, वे हमारे सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं। मेरी तनिक सी परेशानी देखकर वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे लौटने में देर होते ही वे चिंतित हो जाते हैं। बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्न जो है वह पढ़े सुने। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दे देता हूँ जिससे आप पढ़कर वहाँ से या देखकर लिख सकते हैं। मैं सोचता हूँ इतना पढ़ा आपने तो आप स्वविवेक से लिखेंगे तो ज़्यादा सार्थक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।